हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सबेटिक क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है 1830 ईस्वी के जुलाई क्रांति का वर्णन कीजिए। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था, जिसके शासक चार्ल्स 10वां एक निरंकुश शासक था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में सवाल ये पूछा जा चुका है कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था, जिसके शासक चार्ल्स 10वां था, जो काफ़ी ही ज़्यादा निरंकुश शासक हुआ करता था। फ्रांस में राष्ट्रता को भावना एवं लोकतांत्रिक भावनाओं को काफ़ी ही कठोरतापूर्वक चलाने का काम किया करता था। उसने प्रतिक्रियावादी नेता जिसका नाम था पोलिगनेव, वो पोलिगनेव को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब जैसे ही पोलिगनेव को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो फ्रांस में बसने वाले तमाम नागरिकों में घोर असंतोष फैल जाता है, जिसे चार्ल्स 10वां ने उदारवादियों के विरुद्ध में 18 जुलाई 1830 ईस्वी की बात है कि फ्रांस में युद्ध की शुरुआत हो जाती है और चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। इस प्रकार फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश का जो शासन चलते आ रहा था, तो इस प्रकार 18 जुलाई 1830 ईस्वी की बात है जब फ्रांस में बुर्बो राजवंश शासन का अंत हो जाता है। इसी क्रांति को फ्रांस के इतिहास में जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगला सवाल के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन कीजिए। आखिर यूनानियों स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं, आज की इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में भी राष्ट्रीयता की भावनाओं का उदय हुआ। यानी यूनानी आंदोलन से पहले फ्रांस में तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे। इन तमाम आंदोलनों से प्रभावित होकर यूनानियों में भी राष्ट्रीयता की भावनाओं का उदय हुआ। यानी यूनान को भी लगा कि हमें भी स्वतंत्र होने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन करना चाहिए। दोस्तों, यूनान तुर्की के अंग के रूप में माना जाता है, अतः तुर्की ने यूनानी आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया था। बहुत समय पहले की बात है, जो हमारा बहुत ही बड़ा देश है जिसका नाम है यूनान, और उससे भी कई बड़ा देश था पहले तुर्की। तो यूनान किसका गुलाम था? तुर्की का गुलाम था। तो क्या हुआ कि यूनानियों में जैसे स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं का उदय हुआ, तो तुर्की ने यूनानी आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया कि उसे दबा दिया जाए ताकि यूनानी आंदोलन ना करे और वह स्वतंत्र ना हो सके। रूस ने यूनान का पक्ष में था, किंतु ऑस्ट्रिया उसका विरोधी था। यानी रूस जो था वो यूनान का समर्थन कर रहा था, लेकिन ऑस्ट्रिया जो था यूनान का विरोधी था। पूरे यूरोप में यूनान का ज़बरदस्त समर्थन मिला, जिससे तुर्की और यूनानियों में ज़बरदस्त युद्ध हो गया, जिसमें तुर्की बुरी तरीके से पराजित हो गया, यानी हार गया। और सन 1832 ईस्वी की बात है जब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना गया। इस प्रकार से यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो जाता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 3 के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो दोस्तों, 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, जिसने जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। किंतु दक्षिण जर्मन के जो लोग थे इसका विरोध कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रासा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए आसान भाषा में जानते हैं क्या बात है कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, जो जर्मनी के चांसलर थे, इस जर्मन के सभी क्षेत्रों को जीतकर उन्होंने 1831 ईस्वी की बात है जब जर्मन राइन राज्य का गठन किए थे, जिसमें जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का भी उदय होने लगा। किंतु उसी जर्मन में दक्षिण जर्मन के जितने भी लोग थे वो उसी का विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा 2 राष्ट्रों ने मिलकर उस युद्ध को दबा दिया था और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी।
उसके बाद में अगला सवाल उसमें 4 को देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद के कारण एवं प्रभाव को लिखे। यानी राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, यही इस क्वेश्चन के माध्यम से लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कारण जान लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। यानी राष्ट्रवाद का यदि उदय हुआ था ना, तो इसका जो मेन भूमिका निभाया था वो किसने निभाया था? तो फ्रांसीसी क्रांति ने निभाया था। इसके अतिरिक्त नेपोलियन बोनापार्ट की आक्रमण नीति, औद्योगिक क्रांति ने भी राष्ट्रवाद के उदय का भी कारण माना जाता है। उसके बाद में इसका प्रभाव जान लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद के उदय के कारण छोटे बड़े नए राज्यों का उदय हुआ। वैसे राज्य जो दूसरे देशों के उपनिवेश थे, वे स्वतंत्र होने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन करना शुरू कर दिए। दूसरी ओर अति राष्ट्र के कारण यूरोपियन देश अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाने लगे थे। उसके बाद में अगला सवाल देखिए क्वेश्चन 5 को कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबुल और गैरिबाल्डी के योगदानों का वर्णन कीजिए। यही वो सवाल है जो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ऐसे सवाल पूरे 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें 1 2 नहीं बल्कि पूरे 3 क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, काउंट काबुल का क्या योगदान था और गैरिबाल्डी का भी क्या योगदान था। सबसे पहले मेजनी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मेजनी एक युग सेनापति था। यानी सेनापति में कौन कौन से नॉलेज, कौन कौन से गुण होना चाहिए, वो मेजनी में समाहित था। जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था और वे इटली के एकीकरण के लिए जनवादी आंदोलन को भी उभारा, किंतु ऑस्ट्रिया ने उसे कुचल दिया था। किंतु इस आंदोलन ने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया था। याद आसान भाषा में कैसे रखना है, तो मेजनी जो था ना, ये बहुत ही नेक दिल इंसान और बहुत ही योग्य सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना तो कर दिया था। और इससे क्या हुआ कि इटली के एकीकरण के लिए जनवादी आंदोलन को उभारा, लेकिन उसी में एक शहर बसता है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने इस युद्ध को कुचल दिया। फिर भी इस आंदोलन ने इटली के एकीकरण का मार्ग जो है वो प्रस्तुत किया, रास्ता बताया। उसके बाद में काउंट काबुल के बारे में जानिए। तो दोस्तों, काउंट काबुल एक सफल एवं कुशल कूटनीतिज्ञ था और वह राष्ट्रवादी भी था, जिसे विक्टर इमैनुअल ने इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। काउंट काबुल यह जानता था कि ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण का प्रमुख बाधक है, अतः उसने क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का साथ दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हो गया था। उसने इटली के एकीकरण में यूरोप की समस्या को बनाने में सफल हो गया था। उसके बाद में गैरिबाल्डी के बारे में जानिए। तो दोस्तों, गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था जो पेशे से तो नाविक था, जिसने सिसलू और नेपुल्स को जीतकर विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया था, जिसके फलस्वरूप सन 1871 ईस्वी की बात है जब इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले जो मॉडल पेपर तथा क्वेश्चन सेट निकले हुए हैं, वहाँ पे कहीं पे जमींदार दिया जाता है, कहीं पे नाविक, तो कहीं पे किसान दिया जाता है। हालांकि सही जवाब इसका नाविक ही होगा। गैरिबाल्डी का जो पेशा था वो नाव चलाना, इसी कारण इसे नाविक कहा गया। अब यहाँ पे एक और सवाल पूछे जाते हैं, इटली का एकीकरण कब हो गया था? तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था और यही है वो 1871 जब जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की भी संधि हुई थी। एक और सवाल पूछे जाते हैं, 1870 में क्या हुआ था? तो सेडेवा या सेडान का जो युद्ध है वो सेडान में सन 1870 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रवाद क्या है। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले सभी लोगों में एकता की भावना पैदा करती है और यह जो भावना है ना, ये राजनीति जागृति का ही प्रतिफल माना जाता है। तो सवाल पूछा जाएगा, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो आसान शब्द में कहिएगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना पैदा करती है और यह भावना एकता राजनीति जागृति का ही प्रतिफल है। अगला सवाल देखिए कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। यानी सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी, उसका क्या कारण था कि फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांतियों का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में लुई फिलिप के नेतृत्व में फ्रांस में सरकार का गठन किया गया था, जिसमें लोगों को काफ़ी ही ज़्यादा आशा थी। किंतु लुई फिलिप महत्वाकांक्षी था, जो गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। देश में बेरोजगारी तथा भुखमरी चरम सीमा पर पहुंच गए थे, किंतु सरकार उनकी स्थितियों को सुधारने के पक्ष में नहीं था।
फलतः 22 फरवरी 1848 ईस्वी की बात है जब थियर्स के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाता है। सरकार का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता है, जिसमें लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ा और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बन गया, सम्राट बन गया। फ्रांस के इतिहास में इसी क्रांति को ही फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आसान भाषा में आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। यदि आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पर जाके आप 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारियाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद में जरा हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 अंक वाले क्वेश्चन कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। यानी जब रूस में क्रांति हो रहा था उसके पहले रूस में बसने वाले जितने भी किसान थे उनकी स्थिति कैसी थी। आसान शब्दों में बताइएगा कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके पास पूंजी का काफ़ी ही ज़्यादा अभाव था और वे कर्ज के बोझ से भी दबे हुए थे। उसके बाद में सवाल पूछा जाता है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। यानी दांडी यात्रा जो किया गया था आखिर उसका क्या मकसद था, क्या उद्देश्य रखकर ही दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। तो आसान भाषा में बताइएगा दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं दांडी यात्रा की शुरुआत किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, तो 1830 नहीं बल्कि 1930 में। याद रखिएगा 1930 से लेकर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी साबरमती नदी आश्रम के पास पहुंचकर दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे, जिसमें उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। इसी के साथ एक आंदोलन को भी शुरुआत की गई थी जिसका नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सवाल पूछा जा सकता है किस आंदोलन के द्वारा या किस आंदोलन के माध्यम से नमक कानून को तोड़ा गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आसान इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया था। ये दोस्तों आसान शब्द में बताइएगा कि गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था। जैतून पेरने का मशीन के आधार बनाकर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया था। इस छपाई मशीन में पेज की संहिता से लंबा हैंडल लगा होता था। भैंस को घुमाकर प्लाटेन बोर्ड कड़ी या इस्पात का गीले कागज पर दबाया जाता था। सांचे का प्रयोग करके अक्षरों की धातु की आकृति को ढाला जाता था। इसलिए गुटेनबर्ग ने छपाई मशीन को म्यूबल टाइप राइटिंग मशीन भी कहा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी भूमंडलीकरण क्या है। आसान शब्दों में लिखिएगा कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के सभी देश के जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विश्व के सभी देश जो है वो जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक और सवाल देखिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। हालांकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो 90 के दशक में हुई थी, यानी 1990 के दशक में हुई थी। अगला सवाल था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। तो याद रखिएगा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में मजदूर के हितों की रक्षा के लिए सन 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन नामक संगठन की स्थापना की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, तो सामाजिक राजनीतिक मामलों में मजदूरों को भी सहभागिता देना, यानी उसको भी भागीदारी देना, इन्हीं का ये मुख्य उद्देश्य था। सवाल पूछे जा सकते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1920 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बता पाया हूँ सोशल साइंस का बहुत ही कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इंपॉर्टेंट भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।